हेलो साथियों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अभी आपको जो है इसके पहले आपको बताया गया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन कहें या कोशिका झिल्ली कहें, दोनों बात एक ही है। जो कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है और ये पहली झिल्ली होती है। एक दूसरी झिल्ली और होती है जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। हमने बेहतर तरीके से कोशिका झिल्ली बात किया, कोशिका भित्ति बात किया। आज हमारा नंबर है बात करने का आपसे जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? जीव द्रव्य की। तो ये आपकी हेडिंग हो गई जीव द्रव्य। इसे कहा जाता है भैया प्रोटोप्लाज्म। इसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म कहें या जीव द्रव्य कहें, बात एक ही है। ठीक है, और जो जीव द्रव्य होता है ये सभी कोशिकाओं में होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए ये सभी कोशिकाओं में है क्योंकि अगर जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो कोशिका जीवित रहेगी ही नहीं। या कह सकते हैं कि जीव द्रव्य की अनुपस्थिति में कोशिका मृत हो। जो मृत कोशिकाएं, जो डेड कोशिकाएं, डेड सेल होती हैं, वो उसी में होता है, जीव द्रव्य नहीं होता। उसमें ऐसा होता है कि उसके पास जीव द्रव्य होता ही नहीं। तो समझने की कोशिश करिएगा। मान के चलते हैं ये एक प्रकार की जो है कोशिका है और कोशिका में ये इधर हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपका हो गया गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आपका जो है लाइसोसोम। ये हो गया आपका राइबोसोम। राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहा जाता है। ये हो गया आपका गोल्गी बॉडी। अच्छा, ये सब होने के बाद जो है इसमें पाया जाता है, आप जानते हैं, ये सब होने के बाद इसमें पाया जाता है एक तरल पदार्थ। जो एक तरल पदार्थ पाया जाता है, इस तरल पदार्थ को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। इस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य भी हो गया इसमें। अब होता क्या है कि हम जीव द्रव्य को कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे इसकी डिफिनीशन बनाएंगे, जीव द्रव्य की हम कैसे देंगे जो है परिभाषा। तो इसकी परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं। स्वयं बनाने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा और समझ करके अपने से बना सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे आप कोई चीज़ समझ जाते हैं और समझने के बाद बनाते हैं तो वो और अच्छा होता है और आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, भूलता नहीं है। आप ही बनाइए इसको। चलिए आइए मेरे साथ आइए। आप ये कहेंगे इसको क्या है? ये बताइए क्या है? सेल वॉल है, वो सॉरी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति है। अच्छा, कोशिका भित्ति जो होती है, क्या होती है? कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है ये बाहर होती है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में इसके अलावा इसमें ये अंग हो गए। इन अंगों को कहा जाता है सेल ऑर्गन्स। इन अंगों को सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गन्स। ये हो गए सेल ऑर्गन्स। दूसरी बात, अगर कहा जाए कि अगर इसमें न्यूक्लियस भी आ जाए, अभी बिना न्यूक्लियस के था,
अभी तक इसके पास न्यूक्लियस नहीं था, अब क्या हो गया, न्यूक्लियस। अच्छा, ये सब पूरा अभी तक क्या कहलाया, पूरे को कहा गया साइटोप्लाज्म, पूरे को क्या कहा गया, साइटोप्लाज्म। अब क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, तो ये केंद्रक हो गया। ठीक है, कहा जाए कि एक कोशिका में साइटोप्लाज्म हो जाए, साइटोप्लाज्म के अलावा, साइटोप्लाज्म के अलावा केंद्रक भी हो जाए। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर केंद्रक होगा तो केंद्रक का क्रोमैटिन धागा होगा, धागा होगा तो उसका तरल पदार्थ होगा, जो तरल पदार्थ आप लोग जानते हैं केंद्रक द्रव्य के नाम से। ठीक है, तो केंद्रक द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, क्रोमैटिन धागा हो गया, केंद्रक के अंदर एक छोटी गोल संरचना होती है, केंद्रिका हो गई, केंद्रक के बाहर एक आवरण होता है जिसे ये आवरण, ये वाला, इसे केंद्रक कला कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि अगर कोशिका द्रव्य के साथ केंद्रक भी मिल जाए, कोशिका द्रव्य के साथ केंद्रक भी मिल जाए, तो इसको पूरे को, ध्यान दीजिएगा मित्र, ध्यान दीजिएगा, इसको पूरे को यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, अगर इनको दोनों को मिला दिया जाए, पूरे की अगर बात किया जाए, तो इस पूरे को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। पूरे को क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, मान के चलिए कि सिर्फ साइटोप्लाज्म है, मान के चलिए सिर्फ साइटोप्लाज्म है, अकेले, उसके साथ कोई नहीं है, तो सिर्फ साइटोप्लाज्म है, तो सिर्फ साइटोप्लाज्म को नहीं कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। इसके साथ क्या होगा तब प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, इसके साथ होगा केंद्रक, और जब केंद्रक हो जाएगा, इसके साथ शामिल हो जाएगा इसमें, तो ये कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आ गई? तो ये होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोशिका द्रव्य में जितने, कोशिका द्रव्य का मतलब उसमें सारे ऑर्गन्स हों और केंद्रक ना हो, तो उस कंडीशन में जीव द्रव्य नहीं बनेगा। जीव द्रव्य कब कहलाएगा, जब कोशिका द्रव्य के साथ केंद्रक भी शामिल हो जाए, तो उसे कहा जाएगा प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। दूसरी बात, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य जो होता है, यह जीवित दशा में होता है। किस दशा में होता है, जीवित दशा। और कहा जाए कि अगर जीवित दशा में है, तो कोशिका को जीवित दशा में बनाए रहने का कार्य कौन करेगा, कोशिका को जीवित दशा में बनाए रहने का कार्य यही करेगा प्रोटोप्लाज्म। वाह, क्या बात है। मतलब जब तक जीव द्रव्य नहीं होगा, जब तक जीव द्रव्य नहीं होगा, तब तक कोशिका जो है सजीव नहीं है। अजीव द्रव्य रहता किस दशा में है, तो रहता है वह जीवित दशा में। अजीव द्रव्य जीवित दशा में है, तो कोशिका जो होगी ये अभी क्या होगी, जीवित होगी। क्या होगी, जीवित होगी। लेकिन आप कहेंगे कि जब कोशिका की खोज की गई थी, रॉबर्ट हुक महोदय ने जब 1665 में कोशिका की खोज किए थे, तो वहाँ पर कार्क सेल में किए थे, और कार्क सेल एक निर्जीव कोशिका थी। तो क्या निर्जीव कोशिका थी कार्क सेल, वहाँ पर खोज किए कोशिका की, मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचना इनको दिखी थी, तो क्या वहाँ पर वो कोशिका जीवित थी, क्या वो कोशिका जीवित नहीं थी, बल्कि वो कोशिका कैसी थी, मृत थी। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा ना मृत, तो ये मान लीजिए कि वो कोशिका कैसी थी, निर्जीव थी। तो इसीलिए कहा जाता है
कि रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किस माध्यम में किया? आप कहते हैं कि वो निर्जीव माध्यम में किया। कहने का मतलब उस कोशिका में जो है इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने डिस्कवरी किया, जो कोशिका कैसी थी? निर्जीव माध्यम। तो ये माध्यम कैसा था? निर्जीव। ये बिल्कुल आपके समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक सेकंड। हम कहते हैं ये आपके एक भी समझ में नहीं आया। चलो मतलब आप हमें एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप जो लकड़ी जलाते हो, लकड़ी जलाते और वो लकड़ी जो होती है पूरी तरीके से सूखी होती है। वो लकड़ी पूरी तरीके से क्या होती है? सूखी होती है। तो जो लकड़ी आप जलाते हो, जो लकड़ी सूखी होती है, क्या उसमें जीव द्रव्य होगा? क्या उसमें कोशिका जीवित दशा में होगी? नहीं। लकड़ी अगर सूख गई है, लकड़ी अगर क्या हो गई है? सूख गई है, तो सूखने का मतलब सीधा सा अर्थ है कि वो पौधे से या तो अलग है या तो पौधे में ही लगी लगी सूख गई है। तो जब सूख जाती है तो पौधे में जब लगी थी तो वो हरी थी, और जब तक हरी थी तब तक वो उसकी कोशिकाएं जो थी, वो कोशिकाएं उसकी कैसी थी? जीवित थी। लेकिन जैसे ही वो सूख गई तो सूखने के बाद उसकी कोशिकाएं क्या हो गई? निर्जीव हो गई। अब अगर उसकी कोशिकाएं निर्जीव हो गई तो क्या कोशिकाएं निर्जीव होने के बाद, कोशिकाएं निर्जीव होने के बाद उसमें जीव द्रव्य रहेगा? बोलो ना, उसमें जीव द्रव्य नहीं रहेगा। तो जब जीव द्रव्य ही नहीं रहेगा, जीव द्रव्य ही नहीं रहेगा, तो बताइए कोशिका जीवित कैसे बनेगी? बोलो, कोशिका जीवित बनेगी? नहीं बनेगी। ये मतलब कहने का मतलब समझ में आ गया कि कोशिका जीवित तभी रहेगी जब उसका जो है जीव द्रव्य जीवित होगा। कौन जीवित होगा? जीव द्रव्य। तो कोशिका जीवित है, कोशिका निर्जीव है, ये डिसाइड कौन करेगा? फिर से सुनिए, कोशिका जीवित है, कोशिका निर्जीव है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? ये डिसाइड करने वाला जीव द्रव्य। इतनी बात समझ में? आगे चलो। आइए, तो ये चित्र आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि देखो जब आपके पास चित्र रहेगा ना, अभी तो आपको मान लीजिए जब आप क्लास करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में क्या होगा? थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में। बाद में क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में। आइए, दूसरी बात है, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो अब कहा जाए, देखिए ये चित्र की बात हुई थी। जो आपका चित्र है, देखिए जो चित्र आपको समझाया गया है, आपको बताया गया, इसको आप नोट्स में अपने बनाते जाइएगा। जब आप बना लेंगे ना तो उसमें समझेंगे कि हाँ ये इतना भाग जीव द्रव्य है, इसमें बीच में केंद्रक ऐड हो गया, जब केंद्रक शामिल हो गया, ऐड हो गया, तब ये कहलाया, जब तक इसमें केंद्रक नहीं था तब तक ये जीव द्रव्य नहीं कहलाया। मतलब ये कॉपी में आपके पास बना रहेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, कहने का मतलब ये है। इसलिए आपको चित्र बनाना है।
चित्र इसीलिए बनवाए जाते हैं कि अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रही है तो चित्र बना करके आराम से अपने डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आइए अब आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, आओ ये हमारे 9 वाले जो बच्चे हैं, 9 वाले भी इसको ध्यान से देखें। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा, आएगा। जब आप मन लगा करके समझेंगे तो आएगा। आप ये बताइए, इतना मूवी देखते हैं, इतना कॉमेडी देखते हैं ना, आपके समझ में आ जाता है। जब वो सारा सब कुछ समझ में आ जाता है तो ये क्यों नहीं आएगा, आएगा। एक बार मन लगा करके समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, बस एक बार मन से आपको इसको देखना है, समझना है। चलिए अब इसके थोड़ा बात करते हैं कि जीव द्रव्य की खोज क्यों किया। तो खोज निकला है, ये वैज्ञानिक का नाम है ड्रुजार्जिन। वैज्ञानिक का नाम क्या है, ड्रुजार्जिन। खोज इन्होंने किया था, कब किया था, 1835 में। किस सन में किया था, सन का नाम है 1835। 1835 में ड्रुजार्जिन नाम के वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज किया था। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, और वैज्ञानिक मिलेंगे इसमें भी। इन्होंने खोज तो कर दिया लेकिन जीव द्रव्य का नाम जीव द्रव्य नहीं दिया। फिर क्या दिया, जीव द्रव्य को इन्होंने जीव द्रव्य को इन्होंने जानते हो क्या कहा, जीव द्रव्य को इन्होंने सारकोट कहा। जीव द्रव्य को इन्होंने क्या कहा, सारकोट कहा। कितना अच्छा पॉइंट है। जीव द्रव्य को सारकोट कौन कहा, जिन्होंने खोज किया उन्होंने ही जो है सारकोट कह दिया। इन्होंने जीव द्रव्य का नाम जीव द्रव्य नहीं दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर जीव द्रव्य नाम दिया कौन है वो वैज्ञानिक जिन्होंने जीव द्रव्य नाम प्रोटोप्लाज्म नाम दिए होंगे, तो उनका नाम आइए सुन लेते हैं। जीव द्रव्य का नाम जीव द्रव्य देने वाले एक साहब हैं पुरकिंजे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया। इन्होंने नाम दिया क्या नाम दिया, इस सारकोट पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया, हो गया। उसके बाद अब जब ये मालूम ही चल गया सभी को कि नहीं, जब तक जीव द्रव्य नहीं होगा तब तक कोशिका जीवित नहीं रहेगी, अर्थात उसमें जैविक क्रियाएं होना बंद हो जाएंगी। अरे पूरा जो है परेशानी बढ़ गई। तो एक बीच में फिर से वैज्ञानिक आते हैं और वो कहते हैं कि जीवधारियों के शरीर में जो जीव द्रव्य है यही है सब कुछ कोशिका में, सब कुछ यही है कोशिका में, जीवन के लिए सब कुछ यही है। अच्छा आप ही बताओ, हम आपसे ही पूछते हैं, आप घर में बैठे हो, पूरा राशन पानी मतलब राशन है, जितना खाद्य सामग्री है बाजार से सब लेके रख दिया, ठीक है, खाने पीने का सामान जितना राशन है सब रख दिया। सब कुछ रखने के बाद अब आपके पास गैस भी है, आपके पास माचिस भी है, आपके पास सब कुछ है। अब बात यह है कि खाना बनाने के लिए आपको दाल बनाना है, आपको रोटी बनाना है, आपको चावल बनाना है, बताइए आपको खाना बनाना है, ठीक है। आपके यहाँ जो है एक हफ्ते से पानी ही नहीं आया है, आप पानी बिना परेशान हैं। अब पानी लेने भी गए तो पानी मिला नहीं, अब आकर के आराम से बैठे। क्या होता कि आपका भोजन बन जाता। आपके भोजन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, पानी की।
तभी आपका भोजन बनेगा, तभी आप जीवित रहेंगे, आपको भी पानी की आवश्यकता है। यानी दुनिया में जितने भी जीवधारी जीवित रहते हैं उनको सबको जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। उसी प्रकार से बिना पानी के कुछ हो नहीं सकता। तो उसी प्रकार से एक सेल के पास भैया, एक सेल के पास जब तक नहीं होगा जीव द्रव्य तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो बेस पॉइंट क्या है? बेस क्या है इसका? बेस है क्या इसका? जीव द्रव्य। अब कोशिका के अंदर देखिएगा, सुनिएगा बात को, कोशिका के अंदर सारा सब कुछ हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, गाल्गी बाटी हो जाए, लाइसोसोम हो जाए, प्रोटो वो क्या बोलते हैं हरित लवक, सॉरी जो लवक होता है लवक हो जाए, सेंट्रोसोम हो जाए, स्फेरोसोम हो जाए, और इसके अलावा राइबोसोम हो जाए, डीएनए हो जाए, सब कुछ है। कोशिका द्रव्य हो जाए, कोशिका कला हो जाए, कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली हो जाए, कोशिका कला हो जाए, कोशिका भित्ति हो जाए, सब कुछ हो जाए। और ना हो क्या? बोलो कमेंट बॉक्स में बताना, ना हो क्या? ना हो क्या? क्या ना हो उसके पास? केंद्रक। केंद्रक ना हो, और केंद्रक ना हो तो बोलो जीव द्रव्य बनेगा? नहीं बनेगा। तो सब कुछ कोशिका के जितने अंग हैं सब बेकार हैं। कहने का मतलब सभी अंग, सभी कोशिकाओं की जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर वो क्रियाएं करती है, वो जीवित दशा में है, तो जीवित दशा में कोशिका को, फिर से सुनिए, कोशिका को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए कौन चाहिए? जीव द्रव्य चाहिए। तो जीव द्रव्य क्या है? बेस है। तो इसीलिए इसी पॉइंट को हम उठा करके रख रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। ये नाम लिखा था, यहाँ पे नाम दिया। आइए अब एक वैज्ञानिक है आपके हक्सले महोदय। कौन है? हक्सले साहब हैं। हक्सले साहब जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा था कि जो जीव द्रव्य होता है ना, प्रोटोप्लाज्म, ये इन्होंने कहा कि ये जीवन का भौतिक आधार है, बेस है बिल्कुल से। इन्होंने कहा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा। यानी जीव द्रव्य जीवन के लिए जो है क्या है? भौतिक आधार है। अगर किसी कोशिका के पास जीव द्रव्य है तो उसका जीवन संभव है, और जीव द्रव्य नहीं है तो उस कोशिका का जीवन संभव नहीं है। इस बात को कौन कह दिए? हक्सले साहब। इन्होंने कहा, हक्सले महोदय ने कहा कि जीव द्रव्य अगर है तो कोशिका जीवित है, नहीं है तो नहीं। आइए ये हो गई आपकी इसके थोड़ा सा खोज के बारे में, किसने क्या कहा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके नेचर पर चलते हैं। किसके नेचर पर? थोड़ा सा जो है इसके नेचर पर चलते हैं। पॉइंट का रंग देखने, इसके प्रकृति पर। नेचर कैसी होती होगी नेचर? तो पहली बात तो जीव द्रव्य, अब बताइए, आप बताइए। पहली बात तो ये रंगहीन है। जीव द्रव्य कैसा है? रंगहीन। रंगहीन का मतलब होता है कि रंग ना हो, रंग ना हो। रंगहीन का मतलब रंग ना हो। जब कोई रंग नहीं होगा तो उस कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? जब कोई रंग नहीं होगा तो कैसा दिखेगा? सफेद। फिर कह रहा है कि ये चिपा होता है। कैसा होता है?
चिपचिपा होता है। जीव द्रव्य रंगहीन होता है, चिपचिपा होता है। ठीक, कौन? जीव द्रव्य। उसके बाद कह रहा है कि स्वच्छ चिपचिपा रंगहीन होता है। स्वच्छ क्या होता है? स्वच्छ। जीव द्रव्य रंगहीन है, चिपचिपा है, स्वच्छ है। दूसरी बात, एक अच्छा पॉइंट ये है कि अगर इसका विश्लेषण किया जाए, इसका क्या किया जाए? विश्लेषण किया जाए कि जीव द्रव्य को जाना जाए कि कैसा है, कैसे ये जीवित रहता है, कौन जीव द्रव्य जीवित है, कौन जीव द्रव्य जीवित नहीं है। अगर इसके बारे में विश्लेषण किया जाए, इसका एनालिसिस किया जाए, तो इसका एनालिसिस करते समय ये स्वयं नष्ट हो जाता। विश्लेषण इसका नहीं हो सकता, विश्लेषण नहीं हो पाता, विश्लेषण इसका नहीं हो पाता, इसकी जानकारी नहीं हो पाती कि कौन जीव द्रव्य जीवित है। इसको जरा जांच की जाए, इसको चेक किया जाए कि कैसे जीवित है, तो ये चेक नहीं हो पाता है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाता? वजह यह है कि ये तार जानते हो, स्प्रिंग वाली, स्प्रिंग सुनते हैं। स्प्रिंग जो होती है, जैसे स्प्रिंग होती है उसको खींचा जाए तो लंबी हो जाती है, छोड़ दिया जाए फिर अपने जगह पर आ जाती है। उसी प्रकार से स्प्रिंग की भांति, स्प्रिंग की तरह यह व्यवहार करता है। स्प्रिंग की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। नेचर इसका जो है बिल्कुल स्प्रिंग के तरीके है। खींचने पर ये फैलता है, छोड़ने पर सिकुड़ जाता है, कुछ पता ही नहीं चल पाता है इसका विश्लेषण कैसे किया जाए। तो विश्लेषण इसका नहीं हो पाता, अर्थात विश्लेषण इसका बहुत क्या है? कठिन। ठीक, ये बात। दूसरी बात ये है कि ये जो जीव द्रव्य है इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं, बहुत सी इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रिक्तिकाएं। अगली बात यह है कि जीव द्रव्य आखिर करता क्या है? सब कुछ होने के बाद भी जीव द्रव्य को फिर से जानो कि ये करता क्या है। तो सबसे पहली बात आप जान चुके हैं कि जीव द्रव्य जीवित अवस्था में रहता है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही काम। आइए देखते हैं इसके काम। कार्य में फंक्शन, इसके कार्य क्या? कार्य यह है इसके कि पहली बात कि ये सेल को आकार देता है। सेल को क्या देता है? आकार देता है। यानी जीव द्रव्य कोशिका को एक बेहतर, एक सुनिश्चित साइज प्रदान करता है, आकार देता है। दूसरी बात करें तो ये कोशिकीय पदार्थों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है। यानी कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है? ये आदान प्रदान करता है। ठीक, कोशिका में किसको कमी है, किसको क्या आवश्यकता है। जैसे मान के चलिए ये कोशिका हो गई, एक कोशिका ये हो गई, इसी से सटली ये कोशिका ये है, इसी से सटली कोशिका ये है, ये कोशिकाएं। अब ये कोशिकाएं अगर हो गई, अब इसमें से कोई पदार्थ इसको आवश्यक है, जरूरत है, तो ये यहाँ चला जाएंगे। इसको किसी आवश्यकता है किसी पदार्थ की, यहाँ से जरूरत है तो यहाँ से अपना ले लिया, इसके पास है तो ये इससे ले लिया, यहाँ जरूरत है तो ये यहाँ से दे दिया, इससे जरूरत है इससे ले लिया। यानी कहने का मतलब ये आपस में एक दूसरे को पदार्थों का आदान प्रदान कर देती है। कौन? ये कोशिकाएं। किसका आदान प्रदान? पदार्थों का। किसके वजह से? जीव द्रव्य की वजह से। तो जीव द्रव्य जो है ये काम करता है।
एक अगला इसका महत्वपूर्ण कार्य है, रीजनरेशन करता है। क्या करता है? रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन। ये पुनरुद्भवन का कार्य करता है। अब ये पुनरुद्भवन आपके लिए नया नया लग रहा है, ये पुनरुद्भवन क्या होता है पता नहीं क्या है। चलिए, अगर सेल के अंदर कुछ टूट फूट जाए, कट जाए, नष्ट हो जाए, टूट फूट जाए, डैमेज हो जाए, कुछ समस्या आ जाए किसी भी ऑर्गन में, किसी भी अंग में, कोशिका के अंदर किसी भी अंग में टूट फूट जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये उसकी बहुत जल्दी कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? मरम्मत कर लेता है। अपने टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने का काम ये करता है और अपने से करता है। ऐसी क्षमता जिसके द्वारा अपने टूटे फूटे अंगों, डैमेज हुए अंगों को जो है वो फिर से मेंटेन कर ले, फिर से क्या कर ले? मेंटेन कर ले। यह क्षमता कहलाती है क्या? रीजनरेशन। तो रीजनरेशन पावर इसके पास बहुत ज्यादा होती है। किसके पास? प्रोटोप्लाज्म के पास। रीजनरेशन का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। जैसे कभी हाथ पैर में कभी फोड़ा होता है, ऑपरेशन करवाते हैं लोग, घाव हो जाता है। जो घाव हो जाता है वहाँ की कोशिकाएं मर चुकी होती हैं, नष्ट हो चुकी होती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, वो घाव जब ऑपरेशन करवा दिया गया, घाव तो रहता ही है, उसी दिन तो भर नहीं जाएगा ना। घाव रहने के बाद धीरे धीरे करके कई दिनों के बाद वो घाव आपका समाप्त हो जाता है। तो घाव के अगल बगल जितनी पास पड़ोस की कोशिकाएं थी, वो आपस में क्या किए? उनमें रीजनरेशन क्षमता है और वो जितना भी टूटा फूटा है वहाँ पे सबको पूरा तरीके से मेंटेन कर देती है और घाव ठीक हो जाता है। तो रीजनरेशन पावर कोशिका के पास है या नहीं? घाव सही हुआ था कि नहीं सही हुआ था? बताइए ना। हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में रीजनरेशन पावर है या नहीं है। कहीं कट जाता है, छिल जाता है, तो वो धीरे धीरे करके जो है मेंटेन हो जाता है। अब ये न कह देना कि सर हाथ कट गया है, बताइए ये हाथ कट जाने पर ये हाथ दोबारा क्यों नहीं आया, ये ना कह देना। ठीक है ना। ये आर्गन है, हाथ क्या है? ये ह्यूमन का आर्गन है। और वहाँ जो घाव होता है इस हाथ में, यहाँ पर टिश्यू होते हैं, यहाँ पर सेल्स होती हैं। फिर से सुनिए, ये ना कह दीजिएगा कि हाथ कट जाने के बाद हाथ नया क्यों नहीं लग जाता, क्योंकि आप बहुत महान बच्चे हैं हमारे। तो इसको याद रखिएगा कि हमारे शरीर का जो मान लीजिए कोई भी पार्ट है, तो यहाँ मान लीजिए हाथ ही है, तो यहाँ पर जो मान लीजिए घाव हो जाता है, तो यहाँ की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, यहाँ के ऊतक नष्ट हो जाते हैं, घाव हो जाता है, तो ये कोशिकाएं इसकी भरपाई कर लेती हैं। आई बात समझ में? ये पूरा सेल का मामला चलता है। किसका मामला चल रहा है? सेल का। हाँ, वो अलग बात है कि रीजनरेशन पावर एक अंग के पास भी है। वो अंग का नाम आप बताइएगा। मनुष्य के शरीर में एक अंग है, मनुष्य के शरीर में एक अंग है जिसको लीवर कहते हैं, यकृत, जिसे आप लोग कलेजा बोलते हैं। इसके पास रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो पूछा जाए मनुष्य के किस शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसके पास रीजनरेशन पावर है ज़्यादा? लीवर है। आई बात समझ? चलिए, तो ये इसके हो गए कार्य।
अब इसको आप बेहतर तरीके से समझिए, तैयार कीजिए, चित्र बनाइए, इसके कार्य समझिए, इसकी नेचर समझिए, इसकी खोजकर्ता समझिए, किसने सारकोट कहा, किसने जीव द्रव्य कहा, किसने जीवन का भौतिक आधार कहा, किसने खोज किया, कब किया, जिसने खोज किया उसने कहा क्या जीव द्रव्य को, सारा सब कुछ आप लोग एक ही वीडियो में सब मिल गया है आपको। आराम से इसको बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा और चलते हैं अब विद्यालय के लिए जो है तैयारी बनाते हैं, क्लास भी आपके लेना है, ठीक है। तो सभी लोग विद्यालय आइए, चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।